Good evening, everybody. My name is Rajiv Pandey, and now I am here again to discuss the cash flow statement, the worksheet which we have prepared for you, and it is very important for you all for ISC board examination. So today I am going to discuss about different aspects of that cash flow statement AS3, and in this cash flow statement AS3 we'll discuss operating activity, investing activity and financing activity. I have selected certain questions which are very important related to your examination, and I have made sure that you will understand certain basic concepts related to this cash flow statement. So let us begin our session with the questions. Now come to the first part of our question. Let us begin with this question. Here it is given, you are required to prepare a cash flow statement. Prepare cash flow statement, and in this they have given Bruno Limited as per AS3 from the year 2021 and 2022 the following balance sheet. Equities and liabilities, equities capital they have given, surplus they have given, then profit and losses they have given, then debentures they have given, bank overdraft, surpluses are given. Okay, wait. They have given this particular amount 5 lakh, then profit and losses 1,20,000, then debentures 1,50,000, bank overdraft 39,000, provision for taxes this 40,000 amount. Now come to the property, plant and equipment. This is 3,80,000, and cash at bank and balances 4,69,000. ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, they have given the notes to accounts also, and that is proposed dividend. This is previous year, this is current year 30,000. During the year 2021-22 they have given plant and machinery 1,20,000 was purchased, and some machinery was sold at a loss of 12,000. The company charged 38,000 at depreciation on its plant and machinery. And then furthermore they have given this interest 18,000 was paid on all borrowing, tax paid 25,000. तो 4 एडजस्टमेंट है, एक नोट्स टू अकाउंट है और एक बैलेंस शीट है. कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 6 मार्क्स के लिए जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं काउंसिल के लिए और या फिर किसी भी एक रिपोर्टेटिव एग्जाम के लिए. अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात पे अगर हम ध्यान दें तो दे हैव आस्क्ड द होल स्टेटमेंट. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं कह रहा है, वो कह रहा है मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बता दीजिए. बिफोर वी बिगिन दिस सेशन एक छोटी सी बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा. ठीक है, एक रिकैप कर लेते हैं. रिकैप कर लेंगे तो ज्यादा इजी पड़ता है. रिकैप में क्या सीखेंगे कि ये स्टेटमेंट्स किस तरीके से हमको करने हैं. तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं. ये बस हार्डली इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स टू रिकैप दिस. बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा. देखो इसके 4 पोर्शन बना लो बेटा, 1, 2, 3 एंड 4. एक है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला पोर्शन, दूसरा है हमारा एडजस्टमेंट फॉर वाला पोर्शन, तीसरा है हमारा वर्किंग कैपिटल वाला पोर्शन, और फोर्थ वन इज आर टैक्स पेड. ये एकदम रिकैप्चुलेशन की तरह है कि हाँ जल्दी से एक बार देख लिया कि इस तरीके से इसको पढ़ना है. तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 4 हिस्सों में चलती है. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन एडजस्टमेंट फॉर, देन वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड लास्ट वन इज टैक्स पेड. सर टैक्स पेड तो एक सिंगल लाइन का होता है, आपने उसको तो पूरा हेड बना दिया. बेटा क्यों हेड बना दिया? क्योंकि आंसर लिखा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स पेड, देन आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और फिर उसी को हम लोग मान लेते हैं कि कैश कितना हमारा इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से. तो इसलिए मैंने इसको 4 फॉर्मेट में 4 कह सकते हैं क्लासिफिकेशन इसको मैंने दी है.
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब भी देखना होगा, अच्छा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमेशा सरदर्दी रही है सबके लिए, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कुछ पोर्शन हमें पीएल में मिलता है और कुछ पोर्शन हमको मिलता है इसका बैलेंस शीट में, क्योंकि ये ऑपरेशंस का बात है। ये क्वेश्चन में ये पूछना चाहता है कि पैसा कितना आया या चला गया ऑपरेशंस करके। ऑपरेशन मतलब जिस लिए बिजनेस एस्टैब्लिश किया था उस लिए। सपोज दैट मेरी एक कपड़ों की दुकान है, नीचे वाली फ्लोर कपड़ों की दुकान है, ऊपर वाला हमने किराए पे दे दिया। अब किराए से जितनी भी इनकम आ रही, वट एवर द आई एम अर्निंग थ्रू रेंट रिसीव, इट इज नॉट आर इनकम फ्रॉम बिजनेस, इट इज आर नॉन ऑपरेशनल इनकम। उसी तरीके से हमको यहां पर ध्यान देना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिर्फ वही इनकम होती है जिसलिए बिजनेस किया। सपोज दैट मैं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता हूं, तो कंस्ट्रक्शन से जितना भी पैसा आ रहा है वो मेरा ऑपरेशन है। और अगर मैंने कोई मकान बना दिया, उससे किराए पे पैसा आ रहा है, वो मेरा ऑपरेशन नहीं है। या तो कंस्ट्रक्शन एंड रेंट दोनों का बिजनेस हो, रेंटल प्रॉपर्टी का काम मेरा नहीं है, बट रेंटल प्रॉपर्टी से पैसा आ रहा है, तो वो मेरा एक तरीके से सेपरेट इनकम है, नॉन ऑपरेशनल इनकम है। सेम वे सपोज दैट मेरा रेंटल इनकम का काम है, मैं किराए पे मकान चलाता हूं, मेरे पास इनकम आ रही है, तो दैट इज माय ऑपरेटिंग इनकम। एक मकान मैंने किसी का बिकवा दिया और वहां से पैसा आ गया, तो वो कौन सी इनकम कहलाएगी? नॉन ऑपरेशनल इनकम। तो ये बहुत बारीक सी लाइन होती है, इसी को समझना ही बहुत बड़ा खेल होता है कि कहां से हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को जब हम चेक करेंगे तो एक चीज और थोड़ी सी छोटी सी बात यहां बताएंगे। देखो बेटा, अभी तुम देख रहे हो बैलेंस शीट का सरप्लस। अब ये बैलेंस शीट का सरप्लस ऐसे ही थोड़ी ना बन गया, इसको बनने से पहले ये पहुंचा होगा पीएल एप्रोप्रिएशन में, और पीएल एप्रोप्रिएशन से पहले बना होगा पीएल अकाउंट। मुझको जानना है ये पीएल में कितना पैसा है, मतलब ये चीज यहां तक घूम कर आनी है। ठीक है, मुझे यहां से डेटा मिला और मुझे ये डेटा जानना है। बीच का ये जो डेटा तुम देख रहे हो ना पीएल एप्रोप्रिएशन का, इसके आइटम्स को रिवर्स करने पड़ेंगे। मतलब जैसे कि इसमें से डिविडेंड लेस हुआ था, जैसे इसमें से हमारा रिजर्व्स बने थे, इन दोनों आइटम को हमें क्या करना पड़ेगा? वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। एक डिविडेंड और एक रिजर्व के आइटम्स को वापस क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए सबसे पहले उठाओ सरप्लस को, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर हटा करके, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में जितने भी रिजर्व तुमने क्रिएट किए हैं, बस एक रिजर्व को छोड़ देना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वो आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं बनता, वो तो शेयर को इशू करके बनता है ना, तो उसको छोड़ देना और कैपिटल रिजर्व को छोड़ देना। वो रिजर्व जितने भी क्रिएट किए जाते हैं जो पीएल एप्रोप्रिएशन में आते हैं, उनकी बात खाली यहां पे हो रही है। यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, ये तो रिजर्व को आप नहीं टच करेंगे, क्योंकि कैपिटल रिजर्व मैंने पहले के सेशन में बताया कि कैपिटल रिजर्व जो होता है वो कहां जनरेट होता है? री इशू ऑफ शेयर से जनरेट हो जाता है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जब शेयर इशू करते हैं, मतलब उसका कोई भी लेना देना पीएल के एप्रोप्रिएशन से नहीं है, तो उनको आप लेफ्ट आउट कर दीजिएगा। तो यहां पर हमने सेकंड पॉइंट उठा लिया, किसको? रिजर्व्स को। फिर थर्ड पॉइंट हमने उसमें से क्या उठा लिया? जितने भी डिविडेंड्स हैं, डिविडेंड जैसे कि प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर, प्रपोज्ड वाला प्रीवियस ईयर, करंट ईयर इग्नोर हो जाएगा। देन इंटरिम डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड होता है, इन सबको आपने पकड़ लिया। अच्छा सर, बढ़िया। इसके बाद कुछ बच्चों के दिमाग में चलोगे, सर एक आइटम सर आप भूल रहे हैं, टैक्स वाला। हाँ बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स। एक्चुअली में प्रोविजन फॉर टैक्स इसी का आइटम है, वो पीएल में ही बनता है, तो वो बाद में हमें और अलग से ऐड करना पड़ता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ताकि हमारा आंसर क्या जाए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये दोनों आइटम आपके पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होते हैं और ये प्रोविजन फॉर टैक्स पीएल से रिलेटेड होता है, और मेरा एक आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर भगवान की दुआ से स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट दे दिया जाए कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाए, तो फिर ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे वहां से डेटा उठाओ और अपने क्वेश्चन में प्लेस कर दो। इतना सिंपल है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
एडजस्टमेंट फॉर्म में हम लोग करते हैं जितने भी नॉन कैश आइटम हैं और जितने भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम हैं, इनको हम ऐड और लेस नहीं करते, इनको एडजस्ट करते हैं। जैसे कि डेप्रिसिएशन क्या है, एक ऑपरेशनल आइटम है, बट वो चूंकि नॉन कैश है इसलिए ऐड हो जाता है। ठीक है। बैड डेट्स का प्रोविजन, अब बैड डेट्स का प्रोविजन एक क्या है, ऑपरेशनल आइटम है। ऐसा नहीं है भाई तुम गुड्स बेचोगे, उधार होगा, बैड डेट्स का खतरा है, प्रोविजन बना लिया, प्रॉफिट कम हो गए, बट उसको क्यों ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है इसलिए वापस ऐड कर देते हैं। वो कौन सा आइटम है, नॉन कैश है। अब नॉन ऑपरेटिंग में कौन सी चीजें आ जाएंगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, तो इसमें हमने मोटा मोटा डेप्रिसिएशन को समझ लिया। यहां पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, रेंट रिसीव, कमीशन, कमीशन तो खैर ऑपरेशनल का ही आइटम होता है। रेंट रिसीव बेसिकली हमें दिखता है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल, सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। इन सबको हमें एडजस्ट करना है। अब देखना पड़ता है कि उस सिचुएशन में ये प्लस हो रहा है या माइनस, और ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ये एक बार में नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। इसको आप जैसे 2-3 क्वेश्चन लगाते हैं तब समझ में आता है, अच्छा इसलिए ऐड करना है इसलिए लेस करना है। वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं। वर्किंग कैपिटल में अगर हम आ जाएंगे तो वर्किंग कैपिटल बनती है करंट एसेट से और करंट लायबिलिटी से। यहां पे एक चीज का लॉजिक होता है कि भाई अगर तुमने गुड्स खरीदा, सर एसेट बढ़ गई, गुड्स आ गए, इन्वेंट्री बढ़ गई, बट कैश तो चला गया। तुमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, सर लायबिलिटी घट गई, बहुत अच्छी बात है, बट कैश तो चला गया। तो इसलिए इन्होंने एक फैक्ट्स यहां पे बनाए हैं कि अगर माइनस करो अगर इंक्रीज हो जाए करंट एसेट, और प्लस करो अगर डिक्रीज हो जाए करंट एसेट। करंट लायबिलिटी में क्या किया है, माइनस करो अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए, और प्लस कर लो अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि इससे पैसा बच जाता है। टैक्स पेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए 2 बातों का ध्यान देना है, टैक्स पेड, टैक्स मेड। मेड मतलब प्रोविजन मेड या पेड, इन बातों का ध्यान देना पड़ता है। और हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सारा संसार यही था। ठीक है, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सारा खेल तमाशा यही था। अब इसको आप लोग नोट कर लेना, ये एक रिकैप है। ठीक है, इसके बाद बहुत सस्ते सस्ते से 2 लोग हैं। एक आदमी है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किसको सर हिट करें, कुछ नहीं, बस इन्वेस्टिंग जैसे ही पढ़ने को आ जाए तुम्हें पता है कि एक होगा सेल और एक होगा परचेज। ठीक, इन दोनों को पढ़ने के लिए एक होगा सेल और एक होगा परचेज। इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग थोड़ी ना लगाना है। इसमें ओवरऑल की सिचुएशन यही है, इसकी ओवरऑल की सिचुएशन यही है कि तुम बस सीधे नॉन करंट एसेट्स में आ जाओ। किस में आ जाओ, नॉन करंट एसेट्स में। अब नॉन करंट एसेट में तुम्हें क्या दिखता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दिखता है, इंटेंजिबल एसेट्स दिखते हैं, इन्वेस्टमेंट दिखता है, इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स दिखते हैं, बस काम बन गया हमारा। इन पे फोकस करो। मतलब जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात आए तो कहता नहीं बच्चा बैलेंस शीट में सर क्या देख लूं, इनको देख लो। और एक बार इनसे डिराइव्ड इनकम जो होती है, इनसे जो डिराइव्ड इनकम होती है, जैसे रेंट रिसीव, ठीक है, और इंटरेस्ट रिसीव, इन पे ध्यान दे दो बस, और ज्यादा दिमाग मत लगाओ। रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इन पे ध्यान दे दो और ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर हाँ तुमने कहीं पे शेयर्स खरीद रखा है तो डिविडेंड रिसीव, बहुत ज्यादा एक्सटेंड चले गए सर, तो ये वाले आइटम तो नॉमिनल, ये मिलेंगे कहाँ, ये आपको पीएल के अंदर मिल जाएंगे, ये आपको पीएल के अंदर मिल जाएंगे। तो नॉन करंट एसेट्स और अपने पीएल अगर स्टेटमेंट दिए या कहीं एडजस्टमेंट में दिया तो इन पे ध्यान दे देना। फिर आ जाते हैं फाइनेंसिंग में।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। अब इसमें क्या होता है, या तो इशू करोगे आप, पैसा आएगा, या तो आप रीपेमेंट कर दोगे, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं रिडम्पशन। या तो आप शेयर इशू करोगे, डिबेंचर इशू करोगे, बैंक लोन टेकन करोगे, या रीपेमेंट कर दोगे। प्रेफरेंस शेयर का रीपेमेंट कर दिया, बाय बैक कर ली इक्विटी शेयर्स, या फिर आपने रीपेमेंट कर दिया, किसको रीपेमेंट कर दिया, डिबेंचर्स को, बैंक लोन का रीपेमेंट कर दिया। यही दो काम करेंगे। तो इसका जो ओवरऑल क्रक्स निकल के आता है, हम किसको ध्यान दें, बस शेयर होल्डर फंड की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, और नॉन करंट लायबिलिटी में ध्यान देना पड़ेगा। नॉन करंट लायबिलिटी में जो तुम्हारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, और हाँ, नॉन करंट लायबिलिटी में आप ध्यान दे दीजिएगा बैंक ओडी की तरफ। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे इन्वेस्टमेंट है तो इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है। अब इसको इग्नोर कर दिया गया है, कहा गया कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज वहां का पार्ट है, वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, ठीक। तो ये बातों का ध्यान देना पड़ेगा। और इनसे डिराइव्ड जो चीजें होती हैं, जैसे कि इंटरेस्ट पे और डिविडेंड पेड, इन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, इन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इसके लिए हमको करना क्या पड़ता है, हमको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। वही अब हम पूरा सेशन में डिस्कशन करेंगे कि किसके लिए हमें अकाउंट्स बनाने और किसके लिए बाकी चीजें करनी है, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं आगे की बातें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने पोर्शन ये बता दिया और एक पोर्शन वो करा दिया, दो चीजों का रिकैप करा दिया। लेट्स बैक टू आवर क्वेश्चन। अब देखो, अब देखने में ये थोड़ा इजी लग रहा होगा कि दिमाग काम करना शुरू कर दिया होगा कि सर अब कहां कहां पे हम लोग को डिस्कशन करना है। तो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक। AS3 कंपनी का नाम लिखना चाहें लिखिए, नहीं लिखना चाहें ना लिखिए, बट ये जरूर लिखिएगा फॉर द ईयर एंडिंग, क्या था भाई ईयर एंडिंग 21-22 2021-22, और यहां पर हमारा मामला बन गया, ये अमाउंट आ गया, ये पर्टिकुलर हो गया, और इसके बाद ये आ गई हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक। मैंने अंदाजे से थोड़ी लाइनें छोड़ दूं, चलो अच्छा लिख लेता हूं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर दूसरा हेड है इसमें एडजस्टमेंट फॉर का, एडजस्टमेंट फॉर, अच्छा हम एडजस्टमेंट फॉर लिख करके भी छोड़ सकते हैं, चाहे लिखो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, या एडजस्टमेंट फॉर लिख करके भी छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि इस पे मार्क्स नहीं चार्ज होते हैं कि बच्चे को पूरा लिखना है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, एडजस्टमेंट फॉर लिख करके भी छोड़ दो, काम बन जाएगा। बट ये जरूर लिखना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट मत लिख देना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जरूर से जरूर लिखना, ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाली चीजें हो जाती हैं और टैक्स पेड, तो ये हमको हमेशा क्वेश्चन देख करके देखना पड़ता है, क्या मेरे पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले में कुछ आइटम हैं कि नहीं है कि हम जबरदस्ती बना दें। तो हमने कहा लॉ देख लेते हैं, एक देखा करंट एसेट्स, एक देखा करंट लायबिलिटी। करंट एसेट का ऐसा कुछ आइटम नहीं दिख रहा है, करंट लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब वर्किंग कैपिटल चेंजेस जैसा कोई भी आइटम इस क्वेश्चन में नहीं है। मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल आंख मूंद करके तुमने वो चार चीजें रट ली और तुमने हर जगह प्लेस कर दिया। एक बार चेक कर लिया करो, ये तो आइटम तो लिखने ही लिखने थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
और दूसरा लिख दिया एडजस्टमेंट फॉर। बट एक बार जरूर चेक कर लिया करो कि क्या करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में कुछ एलिजिबल आइटम है कि नहीं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाले मुझे नहीं दिखे। मुझे ये पता लग गया ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, ये अभी हम लोग प्रोविजन उसी में डिस्कस कर लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और कैश एंड कैश बैलेंसेस जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आइटम है, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बहरहाल। तो यहां पर हमारी बात खत्म हो गई। अब क्वेश्चन में डेटा पे आ जाते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए कह रहा है, तो हमने कहा लो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आ गए। किसको अटैक करें? सरप्लस को। सर सरप्लस कितना है? पहले था 120, अब हो पहले था 88, अब हो गया 120, तो 12 और उधर से 32,000 रुपए ये आ गया 32,000। तो यहां पे लिखेंगे सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर 32,000। 32,000 बात हो गई खत्म। इसके बाद मुझे यहां पे देखना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स यहां दिया हुआ है और साथ ही साथ प्रोविजन फॉर टैक्स का एक इन्होंने हमें एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। कहाँ गया ये प्रोविजन फॉर टैक्स का, इन्होंने यहां पे 25,000 का एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। इसका मतलब यहां के लिए मुझे एक बनाना पड़ेगा अकाउंट। तो मैंने यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लिया। सबसे सिंपल। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स किस टाइप का अकाउंट होता है? सर नॉमिनल होता है। नॉमिनल में हमारे एक्सपेंसेस को दिखाता है। तो क्या करें, यहां से स्टार्ट करो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, खत्म कहां करो? टू बैलेंस कैरीड डाउन से। सिंपल एज दैट। फिगर डेटा उठा लेते हैं। फिगर डेटा ये कहता है कि 30-40 से शुरू था, 30,000 यहां आ गया, 40,000 सर यहां आ गया। टू बैंक करके टैक्स पेड दिया हुआ है तो टैक्स मेड पता लग जाएगा। 25,000 दिया है, 65 ये आ गया, 35 ये आ जाएगा, बात खत्म हो गई। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से ये न्यू प्रोविजन हो जाएगा। यहां ऐड कर देंगे न्यू, यहां पे ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 35,000। ओवरऑल आंसर आ गया 67,000। ये लीजिए भाई साहब 67,000 आंसर आ गया यहां पर। अब सर क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। अब जरा चेक करो और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एडजस्टमेंट फॉर में। देखो बस ये एडजस्टमेंट फॉर निकालना है। तो एडजस्टमेंट फॉर में अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो पॉसिबिलिटी तो बहुत है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी बहुत है, एक नहीं बहुत ज्यादा है। तो एक तो ये 7% वाली जो बात बोली गई है, ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये हमको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज यहां पर ये डेप्रिसिएशन वाली बात बोली गई है, ठीक, एक इसको कंसिडर करना पड़ेगा। दो बातें हो गई। और इसके अलावा इन्होंने प्लांट को खरीदा बेचा भी है। तो एक काम ना करें, एक अकाउंट और बना लेते हैं भाई। तो यहां पर हम लोग यहां पे ही वर्किंग नोट बना लेते हैं और इस वर्किंग नोट पे हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा, ये रियल है, यहां से शुरू होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से, बाय बैलेंस कैरीड डाउन पे खत्म होगा। ठीक है, कहां लिखा हुआ है? 3,30,000 से 3,80,000, 3,30,000 से 3,80,000, 3,30,000, 3,30,000, 3,80,000। चलो भाई, यहां से शुरू यहां पे खत्म। तो इसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है कि कंपनी ने 38,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया, लगा लेने दो, बाय डेप्रिसिएशन 38,000। क्या कहानी समझ में आती है? फिर इसके बाद कह रहा है कि कंपनी ने 1,20,000 का एक एसेट परचेज कर दिया है। 1,20,000 का एसेट परचेज किया है टू बैंक,
1,20,000 का एसेट परचेज कर लिया है। और क्या कहना चाह रहा है, और ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि सर कुछ मशीन बेची गई है 12,000 के लॉस पे। अच्छा भाई, 12,000 का लॉस भी हुआ है, तो बाय पीएनएल लॉस के लिए 12,000 का। अब जरा कैलकुलेशन टैलिएशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन टैलिएशन में हमको ये बात समझ में आती है कि ये भैया हो गया है 4,50,000, 4,50,000। और ये वाली कैलकुलेशन टैलिएशन में हमको बात समझ में आती है कि 20 4,30,000, 4,30,000, 20,000 रुपये यहाँ शॉर्ट पड़ रहा है, यही मेरा सोल्ड है बैंक 20,000 रुपये। ठीक, अब क्या क्या डेटा मेरे एडजस्टमेंट फॉर के लिए एलिजिबल है, तो देखो भाई, यही इसीलिए अकाउंट बना लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये एलिजिबल हो रहा है, ये डेटा एलिजिबल है, जितना डेप्रिसिएशन लगा और ये लॉस वाला, ये दो डेटा हमारा एलिजिबल है यहाँ एडजस्टमेंट फॉर में आने के लिए। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। कितने रुपए था ये, 12,000 का लॉस था। ठीक है, डेप्रीसिएशन कितने रुपए का था, चेक कर लेते हैं, 38,000 का, 38,000 ये आ गया। ठीक है, दो चीजें हो गई। और इसके अलावा देखो लॉस हमारा ऐड हो जाएगा, डेप्रीसिएशन ऐड हो जाएगा, और ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हमने पे किया है। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में अगर बात करें तो यहां पर एक बात कहता है ये कि 2,10 ये है और 1.5 लाख ये है, तो आप किस पे लगाओगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है, आप किस एलिजिबल अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लगाएंगे। अच्छा, कुछ उसने बात तो ज्यादा बोली नहीं। ठीक है, हम 1.5 लाख पे लगा लेंगे, हमेशा क्लोज पे लगा लेना। ठीक, यही धर्म संकट वाली बात आती है कि सर इस पे लगाऊं कि इस पे लगाऊं। ये अज्यूम कर लो कि डिबेंचर का रिडेम्पशन साल के शुरुआत में ही हो गया था, डिबेंचर का रिडेम्पशन साल के शुरुआत में ही हो गया था। ठीक है, ये अज्यूम कर लो कि डिबेंचर का रिडेम्पशन साल के शुरुआत में ही हो गया था। और इन्होंने लिखा भी है कि इंटरेस्ट ऑन 18,000 वाज पेड ऑन ऑल बोरोइंग्स। ये पॉइंट इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में। अगर ना लिखा होता तो हम यही मान के चलते कि रिडम्पशन साल के शुरुआत में ही हो गया था। साल की शुरुआत में रिडम्पशन अगर हो जाता है तो हमेशा क्लोजिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है, और स्टार्टिंग में होता है तो वो एंडिंग में होता है तो ओपनिंग पे लग जाता है। तो 18,000 खैर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो बिल्कुल हम अकॉर्डिंगली इस पे आ जाएंगे और यहां पर हम अपनी वैल्यू प्लेस कर देंगे, 18,000 प्लेस कर देंगे। ठीक, अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या बना भाई, 50,000, 60, 68, 68, 67, 8, 7, 15, 12, 13, 1,35,000। ठीक, कितना बन गया, 1,35,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद की कहानी कुछ इस तरीके से कि अब हम सीधे सीधे इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस तो है नहीं, लेस आ जाते हैं टैक्स पेड। कितना टैक्स पे किया है भाई, खाता बना चुके थे हम लोग 25,000 का टैक्स पेड है, हटा दो, 1,10,000 आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद की कहानी क्या कहती है, इसकी बाद की कहानी बहुत छोटी सी है। कहता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालो। हमने कहा अच्छा भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कौन सी बड़ी बात पूछ रहा था, सिंपल से कह रहा था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप बताइए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए मैंने कहा था कि बैलेंस शीट में कुछ मत देखना, एनसीए पे चले जाना। एनसीए पे पहुंच गए, कहाँ गया हमारा ये, सर
330 की थी, 380 की हमने जो है और हो गई है, मतलब साल के बीच में कुछ खरीदा और मैंने इसके लिए बना लिया था एक अकाउंट बहुत तेजी से। ये सर खरीदा है, ये बेचा है, तो 20 ऐड करना है, 120 माइनस करना है। ठीक, तो क्या करना है आपको, यहां पे लिखेंगे परचेस ऑफ प्लांट 1,20,000, डेट टू बी इन ब्रैकेट्स, सेल ऑफ प्लांट 20,000, दैट्स इट, दैट्स डन। ठीक है, और इसके बाद हमारा एक आंसर आ जाएगा, डेट इज नेगेटिव का 1 लाख। कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 1 लाख। इसको बोलेंगे क्या हम लोग, नेगेटिव के 1 लाख को, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नाउ बेटा सी पोर्शन पे आ जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। और सी पोर्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे जैसे ही हम आएंगे, हमारे पास वही शेयर होल्डर फंड वाला ऑप्शन है, उसमें लिखा हुआ था कि हमने रिडम्पशन किया है ऑफ डिबेंचर। अभी अभी हम लोग ने इस पोर्शन के बारे में डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो हमने कितने का रिडम्पशन कर दिया था डिबेंचर का, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स कितना कर दिया था, 60,000 रुपीज। ठीक, और देख लेते क्या आइटम रह गया जो छूट गया हो। तो सर ये 60,000 तो ये था, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट भी कुछ कम हुआ है, 7,000 रुपए कम हुआ है, तो यहां पे कर देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का पेमेंट कर दिया हमने, 7,000 का। इसके बाद हमको क्या करना है, हाँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमने दिया था, तो यहां पे लिख देंगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 18,000 है, क्वेश्चन साफ साफ ये पहले से ही मेंशन करके रखा हुआ था। फिर और कुछ छूट रहा है भाई, देख लेता हूं मैं। कुछ नहीं दिख रहा है हमको तो। इधर आ गया, इधर आ गया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ गया। एक आइटम छूट रहा है, ये वाला आइटम 3.5 लाख से 5 लाख हो गया, मतलब इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स 1,50,000। अरे वाह, ये तो पॉजिटिव में आ गई फिगर, बहुत अच्छी बात है। तो 25 और 85,000 ये हो गया 50, और इधर से आ गया, तो ये लगभग 65,000 रुपीज का पॉजिटिव फिगर आ गई हमारे पास। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गई 65,000। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश देख लेते हैं भाई कितना है। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश हमारा 3,94,000। ठीक है, एक मिनट, इसको पहले हम यहाँ पे इसके टोटल लिख लेते हैं। तो टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज, तो 1,75,000 माइनस 1,75,000 ये आ गया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमारा आ गया 3,94,000। अपने आप जो है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9, ये देखो अभी आंसर चेक हो जाएगा सही किया कि नहीं। 9 और 7 कितना हो गया भाई, ये 16।
4,69,000 क्लोजिंग का या एंड का लिख दिया जाता है, ठीक है। 4,69,000। अब जरा ये देख लूं कि ये मेरे को क्लोजिंग बैलेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये देखो मिल रहा है। इसका मतलब मैंने जितनी कैलकुलेशन करी इतनी देर से हम जो भी भिड़े रहे इस क्वेश्चन को लेकर के, बिल्कुल सॉर्टेड था, बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं थी। ये क्वेश्चन हमारा डन हो गया। तो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन का एक बेनिफिट ये होता है कि हम ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस निकाल के पहले से ही जान जाते हैं कि हमारा आंसर क्या आने वाला है आफ्टर ऑल एक्टिविटी। बट ये टेक्निक सिर्फ तभी पॉसिबल है जब फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने कराया है। सैंपल पे भी एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन 6 मार्क्स का दिया है काउंसिल ने, इसीलिए मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन रख दिया। बच्चे पूछ लेते हैं कि सर अब की बार 6 नंबर का है, कैसा आएगा, 2 एक्टिविटी कौन सी आएंगी या फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा। तो मैं बिल्कुल साफ कह दूं, अगर सैंपल ने फुल फ्लेजेड रखा है तो आप प्रिपेयर करके जाइए फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। पॉसिबिलिटी है कि पूछ लिया जाए, हाँ इसमें मैंने थोड़े एडजस्टमेंट बढ़ा दिए थे, उसमें हो सकता है इतने एडजस्टमेंट ना पूछे जाएं, वही आपका बूस्टर हो जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिए, मैंने इस प्रपोज डिविडेंड को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये करंट ईयर का है, करंट ईयर को इग्नोर कर देते हैं। एज पर AS 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 ये कहता है कि डिविडेंड अगर प्रपोज है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का पार्ट है, कि डिविडेंड अगर प्रपोज है मतलब कहा जा रहा है कि देंगे, तो वो एनुअल जनरल मीटिंग जब तक ना हो जाए, AGM की मीटिंग ना हो जाए, तब तक पे नहीं किया जाता है। मेरी एक पिछली सीरीज में आपको मैंने पढ़ाया भी था, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड्स दिए गए थे कहां पर, क्वेश्चन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की वर्कशीट में ही। तो उसमें वहां पे मैंने देखो उसको कंटीजेंट लायबिलिटी का पार्ट में दिखाया, क्योंकि जब तक एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाएगी ये कैश हमारे पास से आउटफ्लो नहीं होगा, इसलिए इसको हमने इग्नोर कर दिया। AS 4 ऐसा कहता है, उसमें लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। काफी चीजों का डिस्कशन कर दिया हम लोगों ने इधर, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा छोटा है, 2 एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के बारे में, और कुछ उसने अपने आइटम्स यहां पर डिस्प्ले पे लगा दिए हैं, ठीक है, कुछ आइटम्स उसने क्वेश्चन पे लगा दिए हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो इसने पूछा क्या, इन्वेस्टिंग बताओ, फाइनेंसिंग बताओ, इक्विटी। ये देखो, अब देखो क्वेश्चन को यहीं से पकड़ लेंगे ना हम लोग तो करते चले जाएंगे। ये जो बात उसने बोली ना बेटा, ये सीधा सीधा फाइनेंसिंग है, और ये जो बातें बता रहा है ना यहां पर, ये सीधा सीधा हमारी इन्वेस्टिंग है। तो क्वेश्चन का डेटा देख करके ही समझ जाया करो अच्छा क्या पूछ रहे हो। और देखो यहां प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का भी दे दिया गया है, और फिर डेप्रिसिएशन, कुछ इंफॉर्मेशन ये और ये इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, इस डेटा को उठाना है और अपने हिसाब से लिखना शुरू करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 2, कैश, थोड़ा सा मार्कर को बढ़ा लेते हैं, फ्लो, फ्लो स्टेटमेंट, बहुत ज्यादा हो गया ये, है ना, रुको 1 मिनट। अब सही है। सो क्वेश्चन नंबर 2, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर। क्वेश्चन ने ईयर बताया है हमें 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022, ठीक है, ये हमको इसने ईयर बताया है। इसके बाद यहां पर हमने इसको करना शुरू किया। ये अमाउंट रख दिया, ये पर्टिकुलर कर दिया, ठीक है, ये अमाउंट कर दिया और ये पर्टिकुलर कर दिया, ठीक। 1 मिनट,
यहां पे हम बी पॉइंट लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये इसने हमसे पूछा है। और एक पॉइंट उसने पूछा हमसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैंने अंदाजे से कुछ लाइनें छोड़ दी हैं उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी मुझसे उसने दो चीजें पूछी हैं। अच्छा, पूछने के साथ साथ यहां पर कुछ चीजें हमें दिख रही जहां पे मुझे लगता है कि मुझे अकाउंट बनाना चाहिए। तो एक तो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाना चाहिए। ठीक, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया है तो एक अकाउंट इसका भी बन जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है तो एक अकाउंट इसका भी बनाना पड़ेगा हमें। तो भैया 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं तीनों अकाउंट बनाना। तो हम एक यहां पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ले लेते हैं। एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ले लेते हैं और एक अकाउंट हम यहां पे ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। तीन अकाउंट हम लेकर के बना करके खत्म करते हैं कहानी। ठीक, ब्रॉड डाउन कैरीड डाउन पे जरा ध्यान देते हैं। भाई ये प्रीवियस है, ये करंट है, तो 140 170, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 140, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 170। अगली बात करते हैं। अगली बात हमको कह रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40 500 24,000, तो बाय बैलेंस 40 500, टू बैलेंस कितना कह रहा है वो हमसे? हाँ 24,000। चलो भाई, दो बातें हो गई। चलिए इन्वेस्टमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कह रहा है ये हमसे, अरे ये थोड़ा गंदा हो गया भाई। इन्वेस्टमेंट हमसे कह रहा है 20 और 1 लाख, 20 और 1 लाख। थोड़ा सा डेटा चिपका हुआ है तो ये मत कर लेना कि ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो 20 और 1 लाख, तो टू बैलेंस बाय बैलेंस 1 लाख। चलो इतना तो हमने बैलेंस शीट से उठा लिया डेटा। अब बैलेंस शीट से डेटा लेने के बाद हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में आते हैं। द कंपनी प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग टू रुपीज 13,500 रुपए। कितना रुपए? 13,500 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है भाई। तो लगाओ डेप्रिसिएशन, कहां लगता है? यहां लगेगा बाय डेप 13,500 रुपए। फिर क्या कहना चाह रहा है हमसे? कह रहा है डेप्रिसिएशन 13,500 रुपए का लगा है। फिर कह रहा है हमसे कुछ और बातें, कहना चाह रहा है कुछ? नहीं, इनकी बात यहां पे खत्म हो गई। तो इसको जरा पहले इसको सॉर्ट कर लेते हैं। इसको अगर करेंगे तो यहां पर हमारा आ रहा है कितना? 0,004 54,000, 54,000 ये भी आ गया। तो ये आ गया 30,000। 30,000 यहां पे आ जाएगा टू प्लांट, मतलब जो एसेट बिक रही है ऊपर वाली, उसमें 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा है। जो ऊपर वाली एसेट बिकेगी उस पर 30,000 का डेप्रिसिएशन लगा। तो सबसे पहले मैंने यही निपटाया। अब मैं यहां पे आता हूं, यहां पे लिखूंगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000। और क्या कहानी सुनाना चाह रहा है क्वेश्चन की ये कहानी है। इतना कह करके ये भी शांत हो गया। तो हमने कहा ठीक है भाई, कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 30,000। चलो इसको भी अब बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने पे आ गए तो ये आ गया 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज, एंड दिस इज 1,40,000 मीन्स 60,000 इज आर एसेट परचेज टू बैंक। एसेट परचेज आ गई 60,000 की। एक डेटा ये भी पकड़ में आ गया। फिर और आगे बात कर लेते हैं।
और आगे देखते देखते हैं, कहता है कि द कंपनी सोल्ड 70% ऑफ इस नॉन करेंट, अरे बाबा रे, 70% ऑफ इट्स नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट विच हेल्ड एट द बिगिनिंग फॉर द ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तीन बातें, 70% बेच रहा है जो कि शुरुआत में इन्वेस्टमेंट था 20% प्रॉफिट पे। तो ये तीन बातों को अगर हम समझें तो इस 20,000 का 70% मतलब 14,000 का सोल्ड कर रहा है, ठीक है, और वो भी कितने परसेंट प्रॉफिट में, 20%। तो ऐड 20% का मतलब हो गया 2800 रुपए जोड़ देंगे, 16,800 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, बाय बैंक 16,800 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 16,800 में बेच रहा है। प्रॉफिट हो गया बेचने से तो 2 P&L कर लेगा। कितना भाई, वही जो बढ़ता का अमाउंट था 2800 रुपए। अब जरा चेक करो क्या हुआ, तो होना यही है कि इन दोनों को जब हम एडजस्ट करेंगे, और तो कोई डेटा मिल नहीं रहा हमें, तो आंसर अल्टीमेटली टू बैंक लिख कर आएगा 94,000। टू बैंक 94,000, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग का काफी चीजें हमें मिल गई। तो सबसे पहले हम लिख देंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने का बिका, 16,800 का। फिर लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने का बिका, 94,000 परचेज हो गया, तो माइनस में डाल देंगे कितने का खरीदा, ठीक। इसके बाद प्लांट में आ जाएंगे, लिखेंगे क्या, परचेज ऑफ प्लांट 60,000 रुपए, ये ब्रैकेट में आ गया। तो हमारे पास ले दे करके मामला क्या हो गया, 94, 60 और 16,800, इतना हो गया। एक बार अब फिर से क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। सर ये खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, गुडविल का क्या हो रहा है भाई, 40 से 30, अच्छा राइट ऑफ हो रही है, बढ़ जाता, यही अमाउंट रिवर्स होता, 30-40, ये 40 होता, ये 30 होता, तो कहते परचेज ऑफ गुडविल हो गई, इंटेंजिबल खरीद लिया, बट चूंकि घट रही है तो ये राइट ऑफ हुआ, ये ऑपरेटिंग का पार्ट हो गया। यहां डिस्कस करना नहीं है। हाँ, लैंड के बारे में 7 से 5 बेच दे रहे हैं जमीन, तो जमीन आप बेच रहे हैं, सेल ऑफ लैंड 2 लाख रुपए की। अब यहां पर एक आंसर आ जाएगा हमारा, सिंपल एंड सॉर्टेड, 62,800। चलिए खत्म हुआ। अब आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तरफ। फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। इसमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमसे ये कह रही है कि शेयर्स हैं 12 से 13 हो गए, सिंपल, देखते ही खत्म करो। इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख रुपए प्लस में आ गया, सीधे सीधे, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाया। उसके बाद देखो अगली बात क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन अगली बात में कर रहा है कि बैंक का लोन है 60,000 रुपए का लिया हमने अभी, तो लिखो बैंक लोन 60,000 रुपए और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तुरंत ही खत्म करो इसको भी लिख करके, बाद में दिक्कत हो जाती है, ये सब चीजें भूल जाते हैं हम लोग। 6,000 रुपए नेगेटिव में डालो। सर 10% था, हाँ ये अज्यूम कर लो कि साल की शुरुआत में ही बैंक लोन लिया गया है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक पोर्शन की वजह से ये मैंने तक बड़ा क्वेश्चन हमने पकड़ा था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, मुझे इसीलिए मैंने इसको अपनी लॉबी में रखाया गया था कि मैंने डिस्कस भी किया था कि ये क्वेश्चन जरूर रखना। ये जो इतनी चीजें हमने पढ़ी ना, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं रखा गया था। इस क्वेश्चन को रखने का सीधा रीजन था एक वर्ड, दैट इज ये वाला, डिविडेंड पेएबल। ये बहुत फंसाता है। पेएबल का मतलब है देना बाकी है, दिया नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेटा ये बात जान लो, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी से, डिविडेंड पेएबल का मतलब होता है अदर करंट लायबिलिटी, डिविडेंड दिया जाएगा, आउटस्टैंडिंग है, और कैश फ्लो में ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये कैश गया ही नहीं हमारी जेब से, ये कैश बच गया।
ठीक, और डिविडेंड आप कितने देने की बात कर रहे हैं? तो ये कह रहा है कि हम लोग कितने रुपए डिविडेंड देने की बात कर रहे हैं? 21,000 रुपए। प्रीवियस ईयर का कितना अमाउंट है? 21,000 रुपए आप डिविडेंड देंगे। ठीक है, आपने कहा था कि हम 21,000 रुपए डिविडेंड देंगे, तो इसका मतलब यहां पर है कि डिविडेंड पेड, बस इसी पॉइंट के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। डिविडेंड पेड हमें 21,000 प्रीवियस ईयर का अमाउंट पकड़ा, एनुअल जनरल मीटिंग के बाद यही पैसा आउटफ्लो होना था। इसमें से पेबल अभी भी 3,000 रुपए कोई हमने पेमेंट नहीं किया है। कितने का पेमेंट नहीं किया है? 3,000 रुपए का। इसका मतलब हमने सिर्फ 18,000 का पेमेंट किया है। बेटा बस यही बात पे ध्यान रखना, इसी टाइप के क्वेश्चंस पकड़ लेता है काउंसिल और पूछता जरूर है। प्रीवियसली भी पूछा है उसने डिविडेंड पेबल वाली बात। डिविडेंड पेड एंड पेबल बहुत बड़ा फर्क है। पेबल देंगे कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, हटा दो यहां से। प्रीवियस ईयर का भी हमने यहां पर टेलिएशन कर लिया। अब समझ में आई बात? ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 3 कहां से स्टार्ट होता है? 3 की कुछ लाइनें यहां से स्टार्ट हो जाती हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सल्फर लिमिटेड। ये वाला क्वेश्चन आप लोग एसएस कर लीजिए। कभी कभी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बहुत तेज चलाते हैं तो उसमें हम लोग छाप नहीं पाए। ठीक है, इतना टाइम बहुत है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। यहां पे आ जाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सल्फर लिमिटेड, क्या लिखा हुआ है? सल्फर लिमिटेड and the additional information given you are required to calculate for the year ended 31st March 2021 the underwriting commission paid by the company, cash from financing activity। दो बातें पूछ रहा है, अंडरराइटिंग का कमीशन कितना दिया जाएगा और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बता दीजिए। हम लोगों ने कहा अच्छा जी। आगे की कहानी यहां लिखी हुई है, बड़े अच्छे शब्दों में लिखी हुई है। इक्विटी शेयर कैपिटल, एसपीआर, 10% डिवेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड आर फेवरेट पॉइंट ऑन दिस क्वेश्चन दैट इज अनक्लेम्ड डिविडेंड, डिविडेंड पेएबल, अनक्लेम्ड डिविडेंड। ये सब बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। ये सब काउंसिल को भी बहुत पसंद है, हमको भी बहुत पसंद है। 21-22 ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। ये सब बातें काउंसिल को भी बहुत पसंद आती हैं, हमको भी बहुत पसंद आती है। ये अनक्लेम डिविडेंड वाली बात। अब देखो, ये डिविडेंड वो है कि भाई कुछ लोग शेयर होल्डर्स हैं, अब उन्होंने कभी क्लेम ही नहीं किया कि उनको डिविडेंड चाहिए। हो सकता है कि उनका अकाउंट जिस पर डिविडेंड जाता है वो डॉर्मेंट हो गया। डॉर्मेंट मतलब अकाउंट एक्टिव ना हो या कुछ भी, तेरा सर्टेन प्रॉब्लम। बट ले दे के मामला ये है कि डिविडेंड अभी भी हमारी कंपनी की जेब से नहीं गया है। अब कहता क्या है कि डिबेंचर हैं, इशू हैं 1 अप्रैल को, इंटरेस्ट हम 5,000 पे करेंगे, इक्विटी शेयर 10 रुपये 3 रुपये के हिसाब से इशू, 3 रुपये प्रीमियम पे इशू हुआ है। और कंपनी अंडर राइटर्स को रिटेन करती है। कंपनी हैड रिटेन अंडर राइटर टू इशू इट्स शेयर, मतलब इसका हिंदी मतलब है कि कंपनी ने कुछ अंडर राइटर्स को हायर किया था अपने शेयर को इशू कराने के लिए, और उन अंडर राइटर को कमीशन हमने कैश में पे कर दिया और उसका घाटा हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक, और प्रपोज डिविडेंड जो है वो हमारा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का ये है। एक बात बड़ी अच्छी लगी इस क्वेश्चन की, बार बार कह रहा हूं मैं, सेक्शन 52 प्लीज रख लीजिए आप। AS3 AS4 सेक्शन 52 ढंग से याद कर लो, है ना। सेक्शन 52 काउंसिल ने सिलेबस में लिख के दे दिया और वो पूछ लेता है यहां वहां दाएं बाएं कहीं से पूछ लेता है। जैसे वो कभी कभी बोनस शेयर का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सेक्शन 68 बोनस शेयर का क्वेश्चन बताइए। ठीक है, बाय बैक ऑफ सेक्शन 68 बाय बैक ऑफ ओन शेयर, ठीक है, और बोनस शेयर, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ लेता है काउंसिल में। क्यों? क्योंकि ये सब सेक्शन 52 से 52 है। ये कहता है कि एसपीआर का पैसा हम कहां कहां यूटिलाइज कर सकते हैं। और देखो, अंडर राइटर का कमीशन को राइट ऑफ करने में यूटिलाइज
कर सकते हैं। और क्वेश्चन में एसपीआर भी दिया हुआ है, समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से उसने क्वेश्चन को फ्रेम किया। चलिए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि किस एक्सटेंट पे ये क्वेश्चन जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, फॉर्मेशन इजी है और क्वेश्चन में डेप्थ उतनी नहीं है, बट चूंकि इसने कुछ पॉइंट्स अपने ऐसे रख दिए हैं जहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि क्या करा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहां पे आ गया कैश, अरे बाबा रे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग आपको लिखना है, मैं लिख देता हूं, बड़ा पीछे जाना पड़ता है उसको लिखने के लिए, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग, ये डेट आप लोग डाल दीजिएगा इस पर। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, ये पर्टिकुलर हो गया। सी पॉइंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी खाली पूछा है इसने, ठीक। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछा है, हमने लिखना शुरू करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए से बढ़ रही है, तो इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपए, सीधा सीधा पोर्शन आ गया। फिर हमसे ये पूछता क्या है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 से 1.20 हो गया। मैं नहीं मानता 1 से 1.20 कैसे हो गया, रुको इसको थोड़ा सा रुक के देखना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्यों मैं रुक के लिखूंगा बाद में, क्योंकि मुझे ये समझ में आ रहा है कि कुछ पैसा राइट ऑफ हुआ होगा, ठीक है। तो अभी नोट कर लेता हूं, बाद में इसको डिस्कस कर लूंगा। 10% डिवेंचर्स हैं, तो 3 से 6 हो गया, तो इश्यू ऑफ डिवेंचर ठीक है, 3 से 6 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 लाख रुपये आ गया, ठीक, 3 लाख रुपये आ गया। फिर इसका इंटरेस्ट भी होगा। उसने कहा था साल के शुरुआत में डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं। अगर साल के शुरुआत में डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं तो 60,000 रुपये इसका इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद और मुझसे क्या बात कहना चाह रहा है, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कह रहा, पहले 10 थे अब 40 हो गए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दीजिए 30,000 रुपए के। और हमसे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि इंटरेस्ट, हाँ ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट 5,000। देखो कुछ आइटम सीधे सीधे हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, सीधा सीधा उसने 5,000 रुपये बता रखा है। इसके बाद क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, अनक्लेम डिविडेंड को लेकर के कहना है कुछ, और ए बी पॉइंट हम कर चुके हैं, सी डी हमको करना है, ठीक है। तो अब यहां पर थोड़ा सा क्रूशियल पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं। अब क्रूशियल पार्ट क्या है कि एक तो एसपीआर जानो क्वेश्चन का, ठीक, ये क्रूशियल पार्ट है इसका। एक तो इसका एसपीआर जानो, और अंडर राइटर का कमीशन कितना गया है, तो अंडर राइटर का कमीशन कितना हमने पे किया, एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और डिविडेंड पेड बहुत बड़ा मुद्दा है। तो चलो एक एक मुद्दों को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट फंसाने के लिए दिए हैं, बाकी उन्होंने सीधे सीधे दे दिए हैं। बस यही मैं कहता हूं हर बार हर बच्चे से, हिम्मत मत हारो। इतना भी बेटा करके आए होगे ना, 1 2 3 4 5, 2.5 नंबर मिल जाएगा, 2.5 से 3 नंबर मिल जाएगा तुम्हें। तुम इतना करके आ जाओ, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर पा रहे हो, 50% पा रहे हो। घबराना नहीं है कि अरे ये तो आउट ऑफ द वे आ गया, मैं क्या करूं। कुछ नहीं बेटा, होता है कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, लग जाता है कि अरे यार इसमें क्या दिमाग लगाऊं, अरे इतना लगा लिया। अब चलो डिविडेंड पेड वाला आप लोग कर ले जाते, मैं बता रहा हूं। अनक्लेम डिविडेंड 20,000 है, कितना तुमने वहां प्रीवियस ईयर 80 है, 80 में 20 हटा दो, 80,000 है,
अनक्लेम कितना गया, 20,000 गया, हटा दो, 60,000 रुपये डिविडेंड पेड आ गया। ये आप इतना दिमाग थोड़ा सा अप्लाई करते तो आप लगा ले जाते। अब झंझट फंसा रहा है अंडरराइटिंग कमीशन। इसने कहा शेयर इशू करने के लिए ये आगे चलेगा क्या हम, हाँ, इसने कहा शेयर इशू करने के लिए मैंने अंडरराइटर रखा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कितना रुपए भैया अंडरराइटर को देना है? उसने कहा कि हमने इक्विटी शेयर इशू किया है 3 रुपए में। अब जरा मैं सारी कहानियों को समझ लेता हूं। एक शेयर हमारा ओवरऑल 2 लाख रुपए के शेयर इशू हुए हैं, 2 लाख रुपए के शेयर इशू हुए। एक शेयर 10 रुपए का है तो हमने 20,000 शेयर इशू किए। कितने किए? 20,000 शेयर्स। बस यहीं पे कहानी शुरू होती है। अगर तुमने 20,000 शेयर इशू किए हैं तो इसका मतलब 20,000 इंटू 3 रुपए प्रीमियम के हिसाब से 60,000 रुपए तो एसपीआर मिल गया तुम्हें। कितना रुपए एसपीआर मिल गया? 60,000। मैंने पहले ऐसे किया, हमने कहा बताओ तुम्हें अगर 60,000 एसपीआर मिल रहा है तो तुम्हारे पास टोटल एसपीआर कितना हो गया? 1 लाख था प्रीवियस ईयर का बैलेंस प्लस न्यू तुम्हारे पास आ गया 60,000। कितना हो गया भाई? 1,60,000। 1,60,000 में आज जो तुम्हारा करंट ईयर का बैलेंस है वो सिर्फ 1,20,000 रुपए शो कर रहा है। ये देखिए आप भाई, 1 लाख था, 1,20 शो कर रहा है, 20,000 शेयर इंटू 3 के हिसाब से 60,000 रुपए वो हो गया। तो मैंने क्या किया, 1 लाख में 60,000 न्यू जोड़ के 1,60 और करंट में दिखा रहा है 20। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है 40,000 का, ये राइट ऑफ है, ये राइट ऑफ है कमीशन। क्वेश्चन ने पूछा भी था कि अंडर राइटिंग कमीशन कितना आएगा, तो इसमें आंसर होगा अंडर राइटर का कमीशन आएगा 40,000 रुपीज। अंडर राइटर का कमीशन आएगा 40,000 रुपीज। और ये आंसर खत्म हो गया भाई, निपटा दिया हम लोगों ने, ठीक है। और बस इसका टोटल हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस हमें यूजुअली प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, ठीक है। अंडर राइटर का कमीशन कैसे निकला? अरे सेक्शन 52 कहां तक क्वेश्चन सोच गया। देखिए आप कैश फ्लो, बट हमने वही कहा ना कि आप मैक्सिमम करने की कोशिश करो। तुम्हें इसमें से 3.5 नंबर मिल जाते, 4 नंबर अगर तुम करते 2 पॉइंट रह जाते, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दिमाग चला, अब तो चल भी सकता है क्योंकि अब आपने प्रैक्टिस कर ली। और मैं 100 बार नहीं 1000 बार कह रहा हूं, सेक्शन 52 तुम लोग जरूर 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 से पढ़ के जाना एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहां से स्टार्ट करना है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।